नेक्स्ट वन वी हैव, जो हमारे पास नेक्स्ट इसका है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। चल रहे रिलेटिव ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। अगर हम रिलेटिव ग्रोथ की बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस लीफ के अंदर रिलेटिव ग्रोथ, लिसन टू मी, तो हम पहले देखेंगे इसको फार्मूला क्या है। आप समझ लो फाइनल ग्रोथ क्या है बेटा, फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ, फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ डिवाइड बाय इनिशियल ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ इनटू 100। ये इसकी फॉर्मूला है, याद रखोगे। फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ डिवाइड बाय इनिशियल ग्रोथ इनटू 100। जरा मुझे बता क्या है यहाँ पे, फाइनल ग्रोथ 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 इनटू 100, ठीक है ना। व्हाट विल बी दैट, how much percent it will be? It will be 10%, equal to 10%. Sorry, it will be 100%. What will be it? 100%. जरा हम इसमें देखते हैं, जरा इसमें निकालो रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ बोलो जल्दी से। यहाँ पे फाइनल क्या है सर 55 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 into 100। I think it will be equal to 10%. आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जरा हम यहाँ पे देखते हैं रिलेटिव ग्रोथ दोनों लीव्स के अंदर। जब हमने दोनों लीव्स के अंदर रिलेटिव ग्रोथ देखी तो हमने देखा ए की ग्रेटर देन बी है, isn't it? सो निकाल सकते हो ना दोनों चीजें अगर आ जाएंगे कभी। यस सर, यस सर। ए की ज्यादा है किससे, बी से रिलेटिव ग्रोथ। व्हाई, बिकॉज ए के अंदर हमने देखा 100% रिलेटिव ग्रोथ हो गई और बी के अंदर हमने देखा 10% रिलेटिव ग्रोथ होगी। इसका मतलब ए की रिलेटिव ग्रोथ जो है इट इज ग्रेटर देन द बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखो जल्दी से क्विकली। चले फिर आगे, अब लिखो आप फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कौन से फैक्टर्स हमें चाहिए, ठीक है ना। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, दो तरह के फैक्टर्स, कौन कौन सा, एक्सट्रिंसिक, मतलब एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक या आप बोल सकते हो एक्सटर्नल फैक्टर्स। दूसरा होता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक या आप बोल सकते हो इंटरनल फैक्टर्स। अब इंटरनल को हम बाद में हार्मोन्स में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम एक्सट्रिंसिक पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। उसके बाद चले जाएंगे हम पहले डेवलपमेंट में, क्योंकि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक्सट्रिंसिक को कहाँ पढ़ेंगे, सॉरी इंट्रिंसिक को कहाँ पढ़ेंगे, हार्मोन्स में, ठीक है ना, क्योंकि वो अलग टॉपिक है हमारा। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है वाटर, है ना। एक्सटर्नल वाटर किस किस के लिए चाहिए मुझे बताओ। पहली चीज, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्योंकि एंजाइम तभी एक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम। तो हम ये बोलेंगे पहली चीज वाटर किसके लिए रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फॉर
एंजाइम एक्टिविटी, ये तो हमें चाहिए किसके लिए? एंजाइम एक्टिविटी के लिए चाहिए, पहली चीज। और वाटर किसके लिए चाहिए हमें? वाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस, प्रोटोप्लाज्म को बनने के लिए, जैसे साइटोप्लाज्म, इजंट इट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस का जो पूरा पार्ट है, उसको बनने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की। सो हम बोलेंगे सेकंड वन, प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस, प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस। और डिवीजन में एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होता है? सेल साइज बढ़ता है। इसके लिए भी क्या जरूरत पड़ता है? पानी, वाटर। सो हम बोलेंगे इट इज रिक्वायर्ड फॉर elongation of cell। elongation of cell के लिए भी क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास? वाटर। ये एक्सटर्नल फैक्टर है। वाटर हमें चाहिए किसके लिए? एंजाइम एक्टिविटी के लिए, सेकंड थिंग प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस के लिए, और सेल elongation। ठीक है ना? यस सर। सेकंड रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। तुम्हें पता है एक एंजाइम जो है, इट वर्क्स ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसको एक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर इसको मिलना चाहिए, तब ये एंजाइम क्या करेगा? वर्क करेगा। तो हम बोलेंगे एंजाइम्स वर्क ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम्स वर्क ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसका मतलब प्लांट के अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है, इट रिक्वायर्स सर्टेन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर का होना जरूरी है। सो इट डिपेंडेंट अपॉन द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ग्रोथ इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर एज वेल। व्हाई? बिकॉज एंजाइमेटिक एक्शन हो रही है, एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से सेल डिवीजन हो रहा है, इजंट इट? उसमें एंजाइम्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ये बोलेंगे वो एंजाइम्स जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। जब वो टेम्परेचर मिलेगा उनको, तभी वो प्रोसेस करेंगे वो एंजाइम्स, और जब भी वो प्रोसेस करेंगे तभी क्या सेल के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर क्या होगी? ग्रोथ होगी। क्योंकि डिवीजन इज ए एंजाइमेटिक एक्शन। डिवीजन क्या है? एंजाइमेटिक प्रोसेस है, उसमें एंजाइम्स यूज होते हैं, तभी तो डिवीजन हो जाता है। अगर एंजाइम्स को ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब डिवीजन नहीं होगा, फिर ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है जी सर। बात आई मेरी समझ? नेक्स्ट वन जो रिक्वायरमेंट है, थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन ग्रोथ के लिए जरूरी है? जरूरी है। आप बोलोगे क्यों? मैं बताऊं ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? एटीपी बनता है। और एटीपी जो है दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। डिवीजन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, एटीपी चाहिए। एंजाइम की एक्शन के लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, एटीपी नहीं बनेगा, तो हमारे पास एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होगी और हमारे पास डिवीजन नहीं होगा। तो हम ये बोलेंगे ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, is responsible for aerobic respiration, results generation of ATP, results generation of ATP, ताकि क्या बन जाए? ATP बन जाए। और कुछ चाहिए प्लांट को ग्रोथ करने के लिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए? न्यूट्रिएंट्स के बगैर तो होगा ही नहीं। न्यूट्रिएंट्स में बोथ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स याद रखोगे, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े होंगे आप, बोथ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये दोनों भी चाहिए किसके लिए? ग्रोथ के लिए। दीज आर ऑल एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ द ग्रोथ। ये ग्रोथ के कौन से फैक्टर्स हैं बेटा? दीज आर द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ द ग्रोथ। तो याद, इंट्रिंसिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे लेटर ऑन। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स को हम एक अलग सा टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है,
चले फिर आगे, कुछ टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है, शायद आपने सुनी भी होगी डिवीजन में, आपने पढ़ा होगा हमारे पास है, हम कुछ टर्म्स ग्रोथ में यूज करें, स्पेशली डिवीजन में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए डिफरेंशिएशन, इजंट इट, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। क्या किसी को इनकी डिफरेंस पता है? मुझे बताओ क्या होती है डिफरेंशिएशन, क्या होती है डी डिफरेंशिएशन, बताओ। चलो ये तीन टर्म्स में क्लियर करो, कोई बता सकता है मुझे क्विकली? हाँ बता सकता है कोई? टर्म्स है यूज होती है इसमें डिवीजन में। पहला टर्म जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। पहले इसको समझ लो, डायग्रामिकली मैं समझाऊंगा इसको। डिफरेंशिएशन टर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट है। आप समझ लो हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है ना बेटा? ये कौन सी सेल है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। आप समझ लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कोई, या मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब इस मेरिस्टेमेटिक सेल ने क्या किया? डिवाइड किया। क्या किया? ओ सुनो, क्या किया? डिवाइड किया। और डिवाइड होने के बाद इसे नई सेल्स बनाई। क्या बनाई? नई सेल्स। बात सुनो मेरी, क्या बनाई? नई सेल्स। और वो नई सेल्स जो दे एक्ट एज अ परमानेंट सेल्स। वो क्या एक्ट करती है? परमानेंट सेल्स, ठीक है ना? तो हम ये बोलेंगे कि मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड होगी उसने दूसरी सेल्स बनाई, वो जो नई सेल्स बनाई वो डिफरेंशिएट हो गई और उनने क्या बनाया? परमानेंट सेल्स। तो डिवाइड होने वाली सेल्स क्या होगी बेटा? डिफरेंशिएट होगी, और डिफरेंशिएशन की वजह से उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने परमानेंट सेल्स बनाए। जैसे अगर मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होगी, अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हम बोलेंगे डिवाइड हो जाएंगे, या हम बोलेंगे डिवाइड होगी, उसके साथ क्या होगी? डिफरेंशिएशन होगी उनकी। क्या होगी? डिफरेंशिएशन होगी। ये प्लांट के अंदर परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, पीटी। और परमानेंट टिश्यू में क्या क्या बना सकते हैं? ये बना सकते हैं कॉर्टेक्स, ये बना सकते हैं एपिडर्मिस, ये बना सकते हैं जाइलम, ये बना सकते हैं फ्लूइड, ठीक है ना बेटा? तो ऐसी चीजें जो है, जब अगर ये मेरिस्टेमेटिक सेल से डायरेक्ट बनेंगी, बात सुनो मेरी, ये वाले टिश्यूज, इन टिश्यूज को हम बोलते हैं प्राइमरी टिश्यूज। क्या बोलते हैं बेटा? और इन टिश्यूज के अंदर जो ग्रोथ होगी, दैट ग्रोथ विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ, बिकॉज़ इट्स फॉर्म्ड फ्रॉम ए डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। गया। तो हम क्या बोलेंगे डिफरेंशिएशन में? पहली चीज हम बोलेंगे व्हेन मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड्स, when meristematic cells divide to form new cells, which get differentiated into permanent tissues like cortex, epidermis, xylem and fluid। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होगी, नई सेल्स बनाएगी, वो परमानेंट टिश्यू बना रही है, ऐसे को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन को अंडरस्टैंड करते हैं। डी डिफरेंशिएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। या आपको टिश्यूज में सेल डिवीजन में अच्छी तरह पढ़ना था, लेकिन मैं अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसमें भी कभी पूछा जाता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। अब आप समझ लो हमारे पास परमानेंट सेल्स है। क्या बेटा? जैसे हमारे पास पैरेन्काइमा है, वो परमानेंट है। व्हाट इज पैरेन्काइमा? परमानेंट। आप समझ लो हमारे पास परमानेंट टिश्यू है। क्या है? परमानेंट टिश्यू है। अब ये परमानेंट टिश्यू जो है, लिसन टू मी, दिस गेट्स डी डिफरेंशिएट। ये क्या हो गया? ये डी डिफरेंशिएट हो गया। व्हाट हैपेंस? डी डिफरेंशिएट। जब ये डी डिफरेंशिएट हो गया, इट बिकम्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बन क्या गया है? और क्या बन गया इसको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
कुबरी काल बुझ पर्मनेंट टिश्यू डिवाइड कर मगर ये पर्मनेंट टिश्यू को डिफरेंशिएट एमएस क्यों बना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बन गया। अब ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, लेकिन ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेम। व्हाई? बिकॉज़ इट्स फॉर्म्ड फ्रॉम a permanent tissue. It's not actually the meristematic tissue. It's formed how? By the process of dedifferentiation. Now it becomes a secondary meristem. क्या बोलते हैं इसको? Secondary meristem. जैसे हमारे पास कौन सा है, एक नाम बता सकते हो, कौन सा मेरिस्टम? Lateral meristem. नाम सुनो, lateral meristem. What is that meristem? Secondary. It is a secondary meristem. It is formed. It is responsible for increasing the girth of the plant body. ये प्लांट बॉडी की डायमीटर को बढ़ाता है, विड्थ को बढ़ाता है, ठीक है ना बेटा? तो अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा, बात सुनो मेरी, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा, इट डिवाइड्स। व्हाट इट डिवाइड्स। जब ये डिवाइड होगा, बात सुनो मेरी, when it divides it form new cells, ये नई सेल्स बनाएगा। क्या बनाएगा? नई सेल। फॉर व्हाट? फॉर इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ताकि ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। कौन सा मेरिस्टम है? लेटरल मेरिस्टम। लिसन टू मी नाउ। नाउ आफ्टर दैट, पहले हम इसको लिखते हैं, डी डिफरेंशिएशन को लिखो। व्हेन द परमानेंट टिश्यू, व्हेन द परमानेंट टिश्यू, देखो बेटा, सर मैं पानी में जाऊं? व्हेन द परमानेंट टिश्यू लाइक पैरेन्काइमा, like parenchyma gets dedifferentiated, results formation of secondary meristem. This formation of secondary meristem known as lateral meristem. Known as lateral meristem. अब ये क्या करेगा, एक lateral meristem, ठीक है ना? उसके बाद ये सेकेंडरी मेरिस्टम करेगा क्या, ये डिवाइड करेगा। तो जब ये सेकेंडरी मेरिस्टम डिवाइड करेगा, क्या बनाएगा, नई सेल्स। बात सुनो मेरी, उसके बाद ये नई सेल्स फिर से क्या हो जाएंगी, डिफरेंशिएट हो जाएंगी, लेकिन उसको हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? रीडिफरेंशिएशन, मतलब दोबारा से डिफरेंशिएट होना। बात सुनो मेरी, परमानेंट टिश्यू, पहले सुनो इधर, परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएट हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गया। कौन सा मेरिस्टेमेटिक? सेकेंडरी मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम। उसके बाद ये फर्दर डिवाइड करेंगे, नई सेल्स बनेंगे ना। जब नई सेल्स बनाएंगे फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, जब ये डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे उसको क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन। और फिर से क्या बनाएंगे, परमानेंट टिश्यू। फिर से क्या बनाएंगे बेटा, परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। अब फिर से बनाएंगे परमानेंट टिश्यू। और कौन सा एग्जांपल है हमारे पास, आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, इसकी एग्जांपल है। तो लिखो नेक्स्ट वन, रीडिफरेंशिएशन। लिखो जल्दी से, रीडिफरेंशिएशन। क्या लिखोगे, लिखो बेटा, व्हेन सेकेंडरी मेरिस्टम, व्हेन सेकेंडरी मेरिस्टम, लिखो जल्दी से, व्हेन सेकेंडरी मेरिस्टम लाइक coriambium and vascular camium when secondary meristem like coriambium and vascular camium divides to form new cells, which get redifferentiated,
which get redifferentiated to form permanent tissue. To form ना To form permanent tissue like permanent tissue. secondary xylem, Sir, क्या चल रहा है? To Secondary. secondary xylem, secondary fluid. To secondary flow. बात आई समझ? अब ये तीन टर्म्स आपको समझ में आ गई क्या है? yes sir. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होगा, उसमें जो नई सेल्स अगर डिफरेंशिएट होगी उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। उसके बाद परमानेंट टिश्यू बनेगी। अब अगर परमानेंट टिश्यू डिवीजन में चला गया तो फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेंगी, जी सर. उसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। ठीक है ना बेटा? जी सर. उसके बाद वो फिर से डिवाइड करेगा और नई सेल्स बनेंगी, वो फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगी, उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। फिर वो क्या बनाएंगे? सेकेंडरी xylem and secondary fluid. These are the all three processes that are seen in case of the cell division. That's differentiation, de-differentiation and Redifferentiation. ठीक है?